दूजा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो कि लास्ट ईयर का है, मुंबई रीजन केवीएस का। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी आपके प्री बोर्ड एग्जाम होने ही वाले हैं स्टार्ट, तो हम जितना ज्यादा ग्रामर और अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस इस टाइम पे करेंगे हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो आपके प्री बोर्ड 1 में एग्जाम में मार्क्स आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट वैसे से या उससे कुछ ज्यादा ही जो है आपके फाइनल में आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो उसी लेवल पे रहती है तो ठीक है, इसको बिल्कुल भी हम लाइटली नहीं लेंगे। जितने मार्क्स हमारे प्री बोर्ड 1 में आएंगे हम उससे ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे फाइनल एग्जाम तक, क्योंकि ये एक हमारे लिए एक ग्लिम्स होता है कि हम कितना प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो अभी हम ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन पार्ट्स में, एक ही वीडियो में पूरा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज मैं आपको इसकी ग्रामर करवा रही हूँ, नेक्स्ट में जो है हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, फिर अनसीन पैसेज, लेटर राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ, ये सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसकी ग्रामर करेंगे। आप देख लीजिए अच्छे से, आपका जो ब्लूप्रिंट है या जो भी है ये सब आपका जो है फाइनल एग्जाम की तरह ही होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ग्रामर सेक्शन पे और क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करेंगे। इससे आपको थोड़ा ये भी आइडिया हो जाएगा कि ग्रामर में किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सेक्शन बी, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो आज हम सिर्फ ग्रामर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का क्वेश्चन पेपर ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या है, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको टोटल 12 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको 10 करने होंगे। तो मेरा सजेशन ये रहता है हमेशा कि सबसे पहले आप बेस्ट 10 कीजिए, मतलब जो आपको अच्छे से आते हैं पहले वो 10 करो, और जो 2 एक्स्ट्रा हैं उनको भी छोड़कर मत आओ। ठीक है, उनको भी अटेम्प्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार जो है मार्किंग स्कीम में कुछ अगर मेंशन नहीं है तो हमें मतलब लास्ट वाले जो है वो भी हमारे काउंट हो जाते हैं। मतलब 12 मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि अगर आपके 2 गलत हो गए और लास्ट वाले 2 सही हो गए तो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो बेटर ये है कि सबसे पहले आप बेस्ट 10 करो, ठीक है, जो आपको अच्छे से आते हैं। उसके बाद लास्ट में जो 2 बच गए वो भी आप करके आ जाओ, ज्यादा का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, बेनिफिट नहीं होगा तो कोई आपको लॉस भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। मैं आपको यहाँ पे सारे 12 करवा रही हूँ। ठीक है, द टेक्नीशियन विल डैश द मशीन फॉर मेंटेनेंस दिस आफ्टरनून। देखो इसमें आपको जो है ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है, जैसे शट आउट, शट ऑफ, शट अवे एंड शट इन। इसमें ये 4 ऑप्शन है। चारों का मीनिंग आपको जो है थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या इनका जो मीनिंग है वो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मशीन की बात हो रही है। अब देखो आपने देखा होगा जब भी आपको हम लाइट्स या फैन ऑफ करने के लिए बोलते हैं तो हम कहते हैं ना स्विच ऑफ। अगर कोई कंप्यूटर या कुछ ऐसा डिवाइस होता है तो होता है शट डाउन। तो यहाँ पर आप देखो शट और ऑफ का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बिल्कुल फिट बैठेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मशीन को बंद करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, द टेक्नीशियन विल डैश द मशीन फॉर मेंटेनेंस दिस आफ्टरनून, सो शट ऑफ। ठीक है, शट ऑफ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई करेक्टली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, आपको जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो जिसको रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से आते हैं वो पहले रिपोर्टेड स्पीच वाले क्वेश्चंस को ट्राई करना, ताकि आपके मार्क्स जो है वो आप इंश्योर हो जाए कि हाँ ये तो मेरे 4, 5 जितने भी आए हैं, 3 है, वो सब बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ देखिए ये में एक डायलॉग दिया गया है, मतलब कन्वर्सेशन दिया गया है। टीचर, you need to submit your project by Friday. Student, I understand and I will make sure it is done on time. अब देखो सबसे पहले आपको वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसको आपको चेंज करना है। सो पहला देखो, द टीचर इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट ही नीडेड टू सबमिट हिज प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। तो ये वाला तो कर दिया, ठीक है, इसको तो हमें नहीं करना। टू विच द स्टूडेंट रिप्लाइड, अब हमें स्टूडेंट का ये जो रिप्लाई है ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो आप सबसे पहले आपको रीड करना है सेंटेंस, आपको क्या क्या करना है, ये है स्टूडेंट सेड टू टीचर, ऐसे है, आई अंडरस्टैंड एंड आई विल मेक श्योर इट इज डन ऑन टाइम। अब ये क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं है। तो रिप्लाइड आ गया, साथ में जो कॉमास होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे, दैट में। ठीक है, सो द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट। अब स्टूडेंट का कोई जेंडर स्पेसिफिक तो है नहीं, तो आप आई जो फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, ही या शी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ही, ठीक है, आई को मैंने चेंज कर दिया ही में। अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, दैट ही अंडरस्टूड। ओके, उसके बाद एंड, फिर से आई आ गया, फिर से हमने ही में चेंज कर दिया। विल, वुड,
विल चेंज इनटू वुड। उसके बाद विल के साथ मेक है तो वुड के साथ भी मेक ही रहेगा, क्योंकि मोडाल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है। उसके बाद श्योर, एज इट इज। उसके बाद देखोगे इट इज है, ये इट इज, सो इट इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर। इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज, इज चेंज इनटू वॉज। उसके बाद डन ऑन टाइम, ये एज इट इज। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा? स्टूडेंट रिप्लाइड दैट ही अंडरस्टूड एंड ही वुड मेक श्योर इट वाज डन ऑन टाइम। आप जो है ये पूरा ऐसे सेंटेंस लिखकर भी आंसर लिख सकते हो, या फिर अगर आंसर आपको लिखना है तो आपको ये जो दैट से लेके ये वाला पार्ट है ये पूरा लिखना होगा। मान लीजिए आपने अगर दैट नहीं लिखा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मतलब आपका जो चेक हो रहा है, जो आपका टेस्ट हो रहा है वो इसी चीज का हो रहा है कि आपको ये पता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स किस में चेंज होंगे, इसमें दैट लगेगा या इफ लगेगा या कुछ नहीं लगेगा। तो ये दैट लगाना जरूरी है। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैडम एक दैट ही तो था, मार्क्स दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपका ये पूरा आंसर होना चाहिए, या फिर आप ये पूरा सेंटेंस ही लिख कर आ जाओ, द टीचर इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर गिवन लाइन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ठीक है, ये एक आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, और ये मॉडल से रिलेटेड आप देख सकते हो, कैन नॉट बी, शुड बी, मस्ट बी, विल बी। सो रिपोर्ट है, देयर डैश अ डिले इन द ट्रेन शेड्यूल ड्यू टू द हैवी रेन। सो देखो, देयर डैश अ डिले इन द ट्रेन शेड्यूल ड्यू टू द हैवी रेन, मतलब हैवी रेन की वजह से ट्रेन शेड्यूल में डिले होगा, फ्यूचर, और जरूर होगा, डिटर्मिनेशन भी है कि पक्का होगा, क्योंकि जो हैवी रेन है उसकी वजह से चेंजेस आएंगे ही आएंगे। सो कैन नॉट बी तो हो नहीं सकता, देयर कैन नॉट बी अ डिले, कि हो नहीं सकता, तो ये तो रॉन्ग है, वैसे भी नेगेटिव में जा रहा है। देयर शुड बी होना चाहिए, नहीं, होगा, जरूर होगा। मस्ट बी, ये भी ऑब्लिगेशन है। विल बी, ठीक है, सो देयर विल बी अ डिले इन द ट्रेन शेड्यूल ड्यू टू द हैवी रेन। ये एक अनाउंसमेंट है, जैसे बताया जा रहा है कि कल जो है, मतलब ये जो नेक्स्ट टाइम पे शेड्यूल में चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि हैवी रेन की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये आपका जो है रिपोर्टेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। आपको जो है एरर आइडेंटिफाई करनी है और करेक्शन, और फिर ये करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है, इसमें से बताना है। इसका मैं आपको एक मेथड भी बताऊंगी आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अब देखो, सबसे पहले तो अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल याद हो, मैंने आपको बताया था कि आ नंबर ऑफ अगर स्टार्ट होता है, क्वेश्चन जो होता है वो ए नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है तो प्लूरल होता है, और अगर द नंबर ऑफ होता है तो सिंगुलर होता है। तो जिसको तो ये याद होगा उसको तो याद आ जाएगा कि द नंबर ऑफ है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर सिंगुलर है, तो ये जो वर्ब है आर, ये सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट्स की नंबर की बात कर रहा है। द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ठीक है, तो जिसको तो ये समझ में आ गया उसको तो इजीली आंसर पता चल जाएगा कि बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन सपोज करो आपको ये चीज नहीं याद, तब आपने क्या करना है, उस कंडीशन में आप क्या करो, चारों ऑप्शंस को फिट करके देखो। सबसे पहले द नंबर ऑफ को द नंबर्स ऑफ करके देखो। देखो, आपने कभी भी सुना नहीं होगा द नंबर्स ऑफ पेशेंट्स, द नंबर ऑफ पेशेंट्स होता है, तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद आपने देखा आर को इज करके, चलो ये आपको ठीक लग रहा है लेकिन आप श्योर नहीं हो, आप पहले नेक्स्ट भी देख लो, द नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम या सफर्स फ्रॉम। ठीक है, तो ये सफर्स फ्रॉम यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सफरिंग फ्रॉम मतलब जो है मतलब पेशेंट की सफरिंग्स की बात हो रही है कि जो पेशेंट डायबिटीज से सफर करते हैं। तो जैसे अगर हम नॉर्मली भी बोलते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ, ऐसे करके। तो सफरिंग वर्ड ही करेक्ट है, सफर्स तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखो, और वैसे भी सिंगुलर यहाँ पे अगर आप पेशेंट्स के साथ देखोगे तो सफर्स नहीं आएगा, क्योंकि पेशेंट्स अगर प्लूरल है तो सफर सिंगुलर है। उसके बाद देखोगे डायबिटीज और डायबिटिक, डायबिटिक जो है वो पेशेंट को बोला जाता है कि ही इज अ डायबिटिक। ठीक है, और डायबिटीज जो है वो एक एलिमेंट का नाम है, बीमारी का नाम है। तो यहाँ पर डायबिटिक तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो मतलब लास्ट में हमारे पास क्या बच जाता है, ये जो आर का इज है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो मतलब ऐसे भी आपको काफी हेल्प मिल सकती है, ज्यादा नहीं तो आपको कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा कि ये तो भैया दो तो रॉन्ग हो ही गए, है ना। अब इन दो में कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा और माइंड लगाएंगे,
और समझ में आएगा। और अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स अच्छे से याद हो फिर तो जरूरत ही नहीं है टेंशन लेने की, ठीक है। तो बेटर है कि ऐसे ही प्रैक्टिस करो, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स हैं उनको अच्छे से सीखो। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये फिर से एक जो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड आ गया। द मैनेजर डैश द स्टाफ टू एंश्योर दैट ऑल टास्क वर कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब देखो इसके अंदर चारों ऑप्शन पहले ध्यान से देखो। कैप्टन आई ऑन द स्टाफ, kept informed the staff, kept up with the staff या kept in touch with the staff। अगर आप ये देखोगे kept an eye on the staff तो इसका मतलब होता है ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। जैसे इन टच होता है किसी के साथ कांटेक्ट में रहना, लेकिन आप ये देखोगे ना ये सबसे बेस्ट है कि भाई जो मैनेजर था वो उनको ऑब्जर्व करता रहा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, ताकि जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाए टाइम पे। सो द मैनेजर kept an eye on the staff to ensure that all tasks were completed on time। Next है fill in the blank by using the correct form of the verb, ठीक है, of the word। बी है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बी की फॉर्म्स क्या होती हैं, जैसे इज एम आर, ठीक है, उसके बाद वॉज वर भी होता है और बीन भी होता है, ठीक है। तो इनमें से कुछ आएगा। अब देखो क्या है, पोर्शन ऑफ द लेटर है, सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर लीव। डियर सर, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई डैश अनेबल टू अटेंड वर्क ड्यू टू अ फैमिली इमरजेंसी। आप सिंपल देखो, आप हमेशा सिक लीव लिखते हो, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिखते हो, तो हम क्या लिखते हैं, हम यही लिखते हैं ना, आई बेग टू से दैट आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल टुडे, या फिर आई एम अनेबल टू कम टू द विद्यालय, ऐसे करके लिखते हैं। सो आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अनेबल टू अटेंड वर्क ड्यू टू अ फैमिली इमरजेंसी। तो बी का कौन सा फॉर्म आ गया यहाँ पर, एम। उसके बाद देखो नेक्स्ट है रिपोर्ट द डायलॉग, फिर से रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। आन्या, रोहन व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट? रोहन द एनर्जी ऑफ द क्राउड एंड द म्यूजिक। उसके बाद देखो पहले हमें ये देखना है कौन सा पार्ट करना है। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज फेवरेट पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट रोहन सेज। देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखोगे तब आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये सबका रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि इसमें एक बार सबको डाउट हो जाता है। सबसे पहले तो आप ये देखो यहाँ पर रोहन सेज दे दिया इन्होंने, ठीक है, सेड नहीं है, सेज है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब सेज या इज सेइंग या विल से ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम सेंटेंस का जो टेंस होता है उसको चेंज नहीं करते, ठीक है। अब आप देखो, अब इसके अंदर क्या है, सेंटेंस का कोई टेंस तो आया ही नहीं, इसने तो सिंपल टॉपिक बता दिया कि भाई मेरा फेवरेट पार्ट था द एनर्जी ऑफ द क्राउड एंड द म्यूजिक, ठीक है। अब इसमें अब ये क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रहा है। आप सबसे पहले तो ये इसको कंप्लीट करो। आन्या क्या कहती है, आन्या बोलती है रोहन से व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट, तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था, वो था में पूछ रही है, व्हाट वाज। तो रोहन कहता है कि इट वाज, ठीक है, रोहन का रिप्लाई भी वाज में ही होगा क्योंकि इसी टेंस को ये चेक कर रहा है एग्जामिनर, ठीक है। सो रोहन इट वाज द एनर्जी ऑफ द क्राउड एंड म्यूजिक। सो यहाँ पर अब हम इस वाज को अकॉर्डिंग टू रूल हमें चेंज करना होता है हैड बीन में, लेकिन यहाँ हम इसको चेंज नहीं करेंगे। सो रोहन सेज दैट आएगा क्योंकि डिक्लेरेटिव है, दैट इट वाज, ठीक है, ये आपको खुद से एड ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये सिंपल लिखना है द एनर्जी ऑफ द क्राउड एंड म्यूजिक। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब एक जैसे होता है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 3 लेवल पे सेट होता है, सबसे इजी वाले, फिर मिडल और फिर हाई लेवल। तो ये हाई लेवल का क्वेश्चन था, काफी मतलब इसमें जो है कंफ्यूजन काफी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई द एरर, फिर से एरर करेक्शन है। The increase in participation of students in extracurricular activities are encouraging for their overall development। अब आप देखो ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। The increase in participation of students, देखो ये सब जो है ये सब एक्स्ट्रा वाला है। आप सिंपल देखो अगर the increase, ठीक है, इंक्रीज किस में, इन पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन में, किस चीज में, इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर एनकरेजिंग फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। अब आप देखोगे कहीं और एरर नहीं लग रहा, इस आर में आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अगर हम इसको हटा दें, इस पार्ट को अगर हम डिलीट कर दें तो आप सिंपल देखो द इंक्रीज इज एनकरेजिंग फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये वाला तो सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है,
तो अगर ध्यान से देखोगे तो सब्जेक्ट जो है वो द इंक्रीज है, और इंक्रीज मतलब सिंगुलर. So the increase in participation of students in extracurricular activities is encouraging for their overall development. तो R एरर है और उसकी जगह पे क्या आएगा, is. ये फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था. अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रिपोर्टेड स्पीच आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो काफी हद तक आपका ग्रामर में जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, बूस्ट करेगा. इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, टाइम भी बचेगा और आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ जाएगी. तो बेटर है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रिपोर्टेड स्पीच, टेंस, इनको अच्छे से पहले कर लो. ठीक है. नेक्स्ट जो है, मारिया शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद मैथ्यू अबाउट हर एक्सपीरियंस एट द आर्ट एग्जीबिशन. रिपोर्ट मैथ्यूज क्वेश्चन. अब देखो फिर से रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन आ गया. रिपोर्ट मैथ्यूज क्वेश्चन. मैथ्यू का क्वेश्चन है, डिड यू एंजॉय द पेंटिंग्स एट द एग्जीबिशन. पहले इसको आप कंप्लीट कर लो ऐसे लिख के कि मैथ्यू ओके सेड टू मारिया. क्लियर. उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डिड यू एंजॉय द पेंटिंग्स एट द एग्जीबिशन. अब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो एरर नहीं आएगा. अगर आप डायरेक्ट लिखते हो तो आपको ही शी में चेंज करने में प्रॉब्लम आ सकती है. अब इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन है तो मैथ्यू आस्क्ड मारिया. उसके बाद अब आप देखो, डिड यू एंजॉय द पेंटिंग्स एट द एग्जीबिशन. क्या तुमने एंजॉय किया पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में. तो इसका आंसर यस नो में आएगा. यस एंजॉय किया, नहीं एंजॉय नहीं किया, तो दैट मीन्स कि इफ लगेगा. ठीक है. इफ. उसके बाद मैंने आपको डू डिड वाले अच्छे से करवाए हुए हैं पहले काफी वीडियोस में. तो डिड डिलीट होगा, पहले यू चेंज होगा. यू सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू मारिया. अब देखो अगर आप इसको ना लिखते तो आप मैथ्यू के अकॉर्डिंग ही कर देते. ठीक है. तो मारिया के अकॉर्डिंग होगा इफ शी. उसके बाद डिड डिलीट हुआ और डिड ने एंजॉय को क्या कर दिया, हैड एंजॉयड. इफ शी हैड एंजॉयड, आगे सेम, द पेंटिंग्स एट द एग्जीबिशन. ठीक है. आगे एज इट इज आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एडवर्टाइजमेंट ऑन अ ट्रैवल वेबसाइट. यहाँ पर आपको फिर से मोडाल का क्वेश्चन है. ये एक एडवर्टाइजमेंट है ट्रैवल वेबसाइट पर. लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट एडवेंचर, यू डैश डिस्कवर एक्साइटिंग डेस्टिनेशंस हियर. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, यू कैन डिस्कवर एक्साइटिंग डेस्टिनेशंस हियर. ठीक है. आप यहाँ पर डिस्कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ अ डायलॉग बिटवीन रिया एंड हर ब्रदर. फिर से देखिए रिपोर्टेड स्पीच आ गया. अगर आप रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से कर लेते हो तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी और बहुत हद तक आपके मार्क्स जो है वो इंप्रूव करेंगे. सो अभी क्या है, क्वेश्चन है मतलब कन्वर्सेशन है, रिया आई एम गोइंग टू द मार्केट टुमारो, ब्रदर आई विल ज्वाइन यू. सो रिया मेंशन टू हर ब्रदर दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट द नेक्स्ट डे. द ब्रदर एडेड दैट. अब देखो अब दैट इन्होंने दे दिया तो अब आपको दैट लगाने की जरूरत नहीं है. अब आपको सिंपल आई और विल, ज्वाइन, यू, इन चारों को देखना है. आई फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ब्रदर. ब्रदर लड़का है सो ही विल चेंज इनटू वुड. अब विल और वुड दोनों के साथ ही ज्वाइन का ज्वाइन ही आएगा. यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू रिया, लड़की है तो हर. सो दैट ही वुड ज्वाइन हर. अब देखो ये तो आपने सॉल्व कर लिया. अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. ठीक है. अब आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो ये है हमारा ए ऑप्शन. अब एक तरीका तो ये हो गया कि आपने पहले सॉल्व किया फिर ऑप्शन ढूंढा. एक अगर आपको बाय चांस ये सॉल्व ऐसे नहीं करना आता लेकिन आपको इतना याद है कि मैडम ने ये बताया था कि विल चेंज इनटू वुड, तो आप देखोगे यहाँ विल का वुड बन रहा है, यहाँ विल का विल है तो ये रॉन्ग है. विल का कैन हो गया, ये भी रॉन्ग है. विल का कुड हो गया, ये भी रॉन्ग है. तो अपने आप ही आपको 3 गलत ऑप्शन मिल गए और एक सही मिल गया. अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था. जैसे मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन 3 पेपर में, क्वेश्चन पेपर जो होता है 3 लेवल पे डिवाइड होता है. तो ये वाला देखो सबसे इजीएस्ट लेवल है. जिसने क्लास में इतना भी सुना होगा ध्यान से कि विल चेंज इनटू वुड, वो भी इस आंसर को सॉल्व कर पाएगा. नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है, फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आ गया. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन सेंटेंस. द कमेटी मेंबर्स अलोंग विद द चेयरपर्सन डैश रीच्ड अ consensus on the proposal. अब देखो द कमेटी मेंबर्स अलोंग विद द चेयरपर्सन. अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल याद हो तो एक रूल में हमारे पास आता है, जब भी 2 सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू और एज वेल एज, तब जो वर्ब होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है.
तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, द कमेटी मेंबर्स दैट मीन्स प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। अब उसके बाद देखो, जब प्लूरल है तो इज रॉन्ग हो गया, सिंगुलर है, हैज भी रॉन्ग हो गया, सिंगुलर है। अब हमें देखना है हैव और वर। अब हैव और वर दोनों के साथ ही थर्ड फॉर्म लग सकती है, ठीक है, हैव रीच्ड भी हो सकता है और वर रीच्ड भी हो सकता है, लेकिन वर रीच्ड होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो यहां पर ये एक्टिव वॉइस है, द कमेटी मेंबर्स अलोंग विद द चेयरपर्सन हैव रीच्ड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, हैव रीच्ड। क्लियर। इस तरह से आपको जो है ग्रामर सॉल्व करनी है। अगर आप ऐसे मान लीजिए 10 पेपर आराम से, क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर के सैंपल पेपर्स, प्री बोर्ड के सैंपल पेपर्स, अभी जो आपका प्री बोर्ड आएगा 1 और 2 वो पेपर, अगर आप इस टाइप से उसको सॉल्व कर लेते हैं तो मतलब आप ये लगा लो कि फाइनल एग्जाम में आपका टाइम भी सेव होगा, क्योंकि आप बहुत हद तक कॉन्फिडेंट हो चुके होगे, जल्दी से सॉल्व कर पाओगे और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम काफी पेपर सॉल्व करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, वीडियोस में मैं आपको करवाऊंगी। तो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सीखना है, सबसे बड़ी बात है कि सीखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है लेटर राइटिंग वाला पोर्शन करेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।